अपने देश में इतना घिनौना काम हुआ है कि सारी बात जानने के बाद आपकी रूह कांप जाएगी। कोलकाता में ये जो कांड हुआ है, इससे ये बात तो क्लियर हो चुकी है कि हमारे देश में लड़कियां सेफ है ही नहीं। जहां पर सीएम ममता बनर्जी को ये सारी चीजें रोकनी चाहिए, वो खुद रैली निकाल रही हैं जनता को गुमराह करने के लिए। और ये पुलिस वाले जिन्हें इस इंसिडेंट में हुए दंगलों से स्टूडेंट्स को प्रोटेक्ट करना चाहिए था, वो खुद ट्विटर पे मैसेज खेल रहे हैं। इस पूरे कांड में कौन कौन शामिल है पूरा चिट्टा किट्टा खोलूंगा, एकदम डीप जाऊंगा, बस बने रहो आप वीडियो में। ये आरजी कॉलेज नॉर्थ कोलकाता के श्याम बाजार के पास में स्थित है और इसका निर्माण 1886 में हुआ था। इससे ये बात तो बहुत क्लियर है कि ये कॉलेज बहुत पुराना है और इस पुराने कॉलेज में ही ये कांड हुआ है, जिस कांड ने पूरे देश भर की नींद उड़ा दी है। 31 साल की पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनिंग अपनी 36 घंटे की शिफ्ट पर थी। पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनिंग का मतलब होता है डॉक्टर, जो मास्टरी कर रही होती है अपनी स्पेशलाइजेशन के लिए। और इन लोगों के लिए 24, 36, 72 घंटे की शिफ्ट बहुत ही आम बात होती है, क्योंकि इन्हें लगातार काम करते नहीं रहना होता, इन्हें बस रेडी रहना होता है ऑन कॉल। इसका मतलब ये है कि ये आराम तो कर सकते हैं, लेकिन अगर इनके पास एक कॉल आएगी तो इन्हें ड्यूटी कंटिन्यू करनी पड़ेगी। तो बाकी दिनों की तरह ये दिन भी उस लड़की के लिए एक नॉर्मल डे ही था। फिर रात को 2 बजे वो 4 लोगों के साथ डिनर करने के लिए जाती है, जिसमें से एक इंटर्नर, एक हाउस स्टाफ और 2 पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनिंग होते हैं। इन्होंने खाना ऑर्डर किया और कॉलेज के 3rd फ्लोर पे सेमिनार हॉल में जाकर ओलंपिया देखते देखते डिनर करने लगे। बाकी लोग डिनर करने के बाद में चले गए और ये लड़की 36 घंटे की शिफ्ट होने की वजह से बहुत थक गई थी, तो ये वहीं सो गई। उसके सोने के जस्ट कुछ ही देर बाद उसे एक आदमी आकर जगाता है। जगाने वाला कोई और नहीं, एक इंटर्नर ही होता है और वो उसे रिपोर्ट दिखाने के लिए आता है। रिपोर्ट देखने के बाद वो दोबारा सो जाती है। इंटर्नर एक लास्ट इंसान था जिसने उसे आखिरी बार जिंदा देखा। अगली सुबह 9 अगस्त 7:30 बजे सुबह उसी हॉल में 31 साल की पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनिंग की बॉडी मिलती है, जो बिल्कुल नेक्ड होती है और उसकी बॉडी पर लगभग 10 इंजरी मार्क्स होते हैं। और इससे भी ज्यादा खौफनाक ये है कि उसकी आंखों से और प्राइवेट पार्ट से खून आ रहा था। और सुबह के लगभग 10:45 पर हॉस्पिटल का असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट उस लड़की के पेरेंट्स को कॉल करता है और कहता है कि आप यहाँ पर जल्दी आ जाइए, आपकी बेटी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। और लगभग 20 मिनट बाद सेम वही बंदा उसके पेरेंट्स को दोबारा कॉल करता है और कहता है कि आपकी बेटी ने सुसाइड कर लिया है। उसके बाद तो लोग बोल ही दिया जो आपका लड़की सुसाइड दिया, आप लोग जल्दी आइए। और इतना सुनने के बाद में जब लड़की के पेरेंट्स वहाँ पर पहुँचते हैं तो उन्हें 3 घंटे तक बॉडी को देखने तक नहीं दिया जाता। हाँ, हमको 3 घंटा खड़े रखा। और बाद में जब परमिशन मिलती भी है तो उसके फादर से कहा जाता है कि तुम अंदर जाके बस एक फोटो ले सकते हो और फिर तुम्हें तुरंत बाहर आना होगा। जब उसके फादर ने बॉडी को देखा तो वो एकदम सहम गए। उन्होंने कहा कि मेरी बेटी ने सुसाइड नहीं किया है, बल्कि उसका रेप एंड मर्डर हुआ है। और ये स्टेटमेंट मिलने के बाद में पुलिस कमिश्नर विनायक कुमार गोयल और स्टाफ हेल्थ सेक्रेटरी NS निगम हॉस्पिटल आते हैं और इन्वेस्टिगेट करते हैं। और तभी पता चलता है कि विक्टिम की फैमिली से सीएम ममता बनर्जी बात कर चुकी है और उसकी फैमिली को जल्द से जल्द जस्टिस दिलाने का वादा किया है। और उसके बाद कई सारे पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनिंग और स्टूडेंट्स ने प्रोटेस्ट स्टार्ट कर दी और देखते ही देखते ये प्रोटेस्ट पूरे देश भर में फैल गया। 9 अगस्त को जब ये कांड होता है तो वहाँ पर 2 पुलिसकर्मी पहले से मौजूद होते हैं। जब वो वहाँ पे आके देखते हैं, वो नजदीकी पुलिस स्टेशन ताला पुलिस स्टेशन पे खबर पहुँचाते हैं और वहाँ से एक पुलिस की पूरी टीम आती है और इन्वेस्टिगेट करने के बाद में वो एक केस फाइल करती है अननेचुरल डेथ का। और उसके बाद में जब फैमिली कंप्लेन करती है कि उसने सुसाइड नहीं किया है, उसका रेप एंड मर्डर हुआ है, तब स्टेटमेंट को चेंज किया जाता है और फिर केस रजिस्टर्ड होता है रेप एंड मर्डर का। और उसके बाद में पुलिस सीसीटीवी कैमरे चेक करती है और उन लोगों को कस्टडी में लेती है जो वहाँ पर मौजूद थे। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि उस लड़की के साथ में 4 लोग आए थे डिनर करने के लिए, तो उन चारों को जब कस्टडी में लिया जाता है, उन लोगों की सेम स्टेटमेंट होने की वजह से वो शक की निगाह से दूर हो जाते हैं। लेकिन तभी वहाँ पे एक बंदा मिसिंग होता है। सीसीटीवी कैमरे में उन 5 बंदों के अलावा एक छठा बंदा भी था जो हाफ स्लीव शर्ट और शॉर्ट्स में था। सीसीटीवी कैमरे में ये बंदा साफ दिखाई दे रहा था और इसके गले में एक हेडफोन भी था। और इस बंदे को एक पुलिस ऑफिसर आइडेंटिफाई करता है। तब पता चलता है कि इस बंदे का नाम संजय रॉय है। और उसके बाद में जब उसकी फोन की लोकेशन को ट्रैक किया जाता है, तब पता चलता है कि वो स्लॉट लेक के किसी पुलिस बराक में है। तब पुलिस की एक पूरी टीम वहां पर जाती है उसे पकड़ने के लिए और क्राइम सीन पर इन्वेस्टिगेशन चालू थी। तब वहां पर उन्हें एक हेडफोन मिलता है और जब संजय को पकड़कर लाया जाता है तो संजय से पूछा जाता है कि तुम्हारे वो हेडफोन कहाँ हैं जो हमें सीसीटीवी कैमरे में दिखाई दे रहे हैं। तब संजय का जवाब होता है कि वो तो गुम गए। लेकिन जब संजय के फोन से उस हेडफोन को कनेक्ट करने की कोशिश की जाती है तो वो ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाता है। इसके बाद संजय पुलिस रिकॉर्ड में सस्पेक्ट नंबर 1 बन जाता है और उसकी इंटेरोगेशन स्टार्ट हो जाती है। कोलकाता पुलिस ने कहा है कि संजय ने कन्फेस कर लिया है और एविडेंस के लिए संजय के शरीर पर कुछ चोट के निशान भी मिले हैं। विक्टिम के नाखून पर जो स्किन पाई गई है उसे संजय के डीएनए से मैच करने की कोशिश करी जा रही है, लेकिन ऑफिशियल फॉरेंसिक रिपोर्ट अभी तक मिली नहीं है। तब तक हम ये जानते हैं कि संजय है कौन। संजय को उसकी फैमिली, पड़ोसी इंक्लूडिंग उसकी माँ उसे कलंक बुलाती है। उसकी 2 बहनें हैं। उसकी बड़ी बहन कोलकाता पुलिस ऑफिसर है और उसकी छोटी बहन सिविल वॉलंटियर है। संजय की एक बहन ने कहा है कि वो उसके बारे में बात तक नहीं करना चाहती क्योंकि संजय उसके खानदान के इतिहास पर एक कलंक रहा है और अगर उसे फांसी तक होती है तो उसकी फैमिली में से कोई बॉडी तक कलेक्ट करने नहीं आएगा। संजय ने 2019 में पुलिस मैनेजमेंट ग्रुप को ज्वाइन किया था एज अ सिविल वॉलंटियर।
सिविल वॉलंटियर क्या होता है? ये बेसिकली वो लोग होते हैं जो ट्रैफिक पुलिस वालों की हेल्प करते हैं और भी बहुत सारे कामों में हेल्प करा देते हैं। ये ऑफिशियल पुलिस में नहीं होते, कॉन्ट्रैक्ट बेस पे होते हैं और इनकी सैलरी लगभग 12,000 के समथिंग होती है। पर संजय अपने आप को कोलकाता पुलिस की तरह ही इंट्रोड्यूस किया करता था और संजय आरजी कॉलेज में आता जाता रहता था। हॉस्पिटल स्टाफ ने बताया कि संजय के प्रिंसिपल संदीप गोसे के साथ में बहुत क्लोज रिलेशन थे और संजय इस रिलेशन का यूज भी किया करता था पैसे कमाने के लिए। पेशेंट से पैसे लेता था और उनसे वादा करता था कि वो उन्हें भर्ती करवा देगा। वो वहाँ पर एक दलाल का काम किया करता था। वैसे संजय के खिलाफ अभी तक कोई सबूत तो नहीं मिला है, ना ही फॉरेंसिक रिपोर्ट आई है, इसलिए संजय केवल हमारे लिए एक सस्पेक्ट ही है। वैसे ये कोई पहली कंप्लेन नहीं थी संजय के खिलाफ। दरअसल कुछ टाइम पहले उसकी बीवी ने उसके ऊपर एक कंप्लेन करी हुई थी कि जब वो 3 महीने की प्रेग्नेंट थी तब उसने उसे मारा पीटा था और 1 साल पहले भी उसके ऊपर सेम ऐसे ही एक कंप्लेन और दर्ज है। इतना होने के बाद भी पुलिस ने उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया और बल्कि वो पुलिस मैनेजमेंट में एज अ सिविल वॉलंटियर काम भी करता रहा। वैसे ये मारपीट की आदत रेपिस्ट के अंदर एक आम बात होती है और याद रखना कि रेप केवल सेक्स के बारे में नहीं होता, वो कंट्रोल और पावर के ऊपर भी होता है और यही लोग उल्टा विक्टिम को ही दोषी ठहराते हैं। जैसे निर्भया कांड को हम सभी जानते हैं, उसमें मुकेश सिंह को फांसी हुई थी। फांसी से पहले वो क्या बातें बोलते हैं आप खुद ही सुन लीजिए। ताली कभी एक हाथ से नहीं बजती, दोनों हाथों से बजती है, ये चीज देखी जाए। अगर कोई शरीफ लड़की होती है रात को 9 बजे मतलब नहीं घूमती है। लड़के भी उतने उससे ज्यादा जिम्मेदार है रेप के लिए, ये लड़के हैं उससे ज्यादा। वैसे केवल संजय का ही पकड़ा जाना कोई काफी नहीं है, क्योंकि ऑटोप्सी रिपोर्ट के अनुसार इंडिकेशन मिला है कि विक्टिम के साथ में मल्टीपल पेनिट्रेशन हुई है और काफी सारी इंजरीज भी मिली हैं, जो कि एक सिंगल पर्सन के बस की बात नहीं है। ये काम एक से ज्यादा लोग का है, क्योंकि रिपोर्ट के अनुसार मैट्रिक्स पर कई सारे बाल मिले हैं और विक्टिम का पैरविक गल्विक टूट गया है, जो कि आसान नहीं है। कोलकाता के सीके बिरला हॉस्पिटल के डॉक्टर राजाधर ने बताया है कि जो रिपोर्ट सामने आई है उसके अनुसार इस भद्दी एक्ट में कई लोग इन्वॉल्व हैं। इसके बाद में सारा ध्यान ममता बनर्जी की सरकार की तरफ चला जाता है, क्योंकि आरजी कॉलेज के प्रिंसिपल है संदीप घोष। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि विक्टिम के फैमिली मेंबर को कॉल करके बताया गया था कि उसने सुसाइड कर लिया है। वैसे किसी भी कॉलेज का हेड होता है प्रिंसिपल और प्रिंसिपल की इन सब चीजों की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है और प्रिंसिपल का अप्रूवल तो लिया ही गया होगा ना उसकी फैमिली को बताने से पहले कि उसकी डेथ हो गई है। फिर उन्होंने झूठ क्यों बोला? और बात यहीं पर खत्म नहीं होती है। प्रिंसिपल ने भी सेम उन लोगों की तरह रिएक्ट किया जो लड़कियों पर इल्जाम लगाते हैं उनके ऊपर हुए अत्याचारों के लिए। उन्होंने कहा कि देर रात में किसी भी लड़की का हॉल में जाना बहुत ही इनरिस्पॉन्सिबल है और इतनी घटिया और बेहुदा बात बोलने के बाद भी प्रिंसिपल पर कोई एक्शन तो लिया नहीं गया, बल्कि जब 3 दिन बाद प्रिंसिपल ने रिजाइन दिया तो उसका रिजाइन भी एक्सेप्ट नहीं किया, बल्कि उसे कोलकाता नेशनल मेडिकल कॉलेज में ट्रांसफर कर दिया एज अ प्रिंसिपल। मतलब उन्होंने जिम्मेदारी तो निभाई नहीं, उल्टा इतनी घटिया बात बोली और उन्हें पोस्ट से हटाने के बजाय उनका ट्रांसफर कर दिया, वो भी किसी और कॉलेज में, वो भी एज अ प्रिंसिपल। और जब वो नेशनल कॉलेज पर आया अपनी पोजीशन को संभालने के लिए, डॉक्टर और स्टूडेंट्स ने गेट बंद कर दिया ताकि वो अपनी पोजीशन ना ले पाए। फिर वहाँ पर मामले को शांत करने के लिए तृणमूल कांग्रेस के 2 लोग आए, एमएलए स्वर्ण कमल, स्टेट मिनिस्टर जावेद अहमद खान। इन दोनों ने जब मामले को शांत करने की कोशिश करी तो स्टूडेंट्स ने कहा कि अगर आपको इतनी ही परवाह थी तो घोष को यहाँ का प्रिंसिपल बनाया ही क्यों? वैसे कई सारे सोर्सों से पता चला है कि संदीप घोष के तृणमूल कांग्रेस से बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है और कई स्टूडेंट ने ये तक बताया जो संदीप घोष के नीचे काम करते थे कि घोष पूरे कॉलेज को ऐसे चलाता था जैसे उसी का राज हो, उसी का किंगडम चलता हुआ। और आगे की बात अख्तर अली जी के मुंह से सुन लो, जो कि आरजी करके फॉर्मर डिप्टी के सुपरिटेंडेंट हैं। बहुत ही करप्टेड आदमी है वो। आरजीकर मेडिकल कॉलेज में स्टूडेंट लोगों को फेल कराना, टेंडर ऑर्डर देकर के 20% कमीशन लेना, मतलब आरजीकर में जो भी काम होता था सब जगह वो पैसा खाते। और कई सारे स्टूडेंट का ये तक कहना है कि प्रिंसिपल कोई डिक्टेटर से कम नहीं था। इसी के बाद में जब केस आगे बढ़ता है तो विक्टिम के फैमिली के लॉयर ने कोर्ट में कहा कि सरकार ने प्रिंसिपल को हटाया नहीं बल्कि उसका ट्रांसफर कर दिया। तो हम कैसे भरोसा कर ले कि सरकार अपना काम अच्छे तरीके से करेगी? अभी ये केस सीबीआई के पास पहुंच गया था क्योंकि पुलिस के ऊपर किसी को भी भरोसा नहीं था और लॉयर ने 4 आर्गुमेंट्स रखे कोर्ट के सामने। पहला कि फैमिली को बताया गया कि ये सुसाइड केस है। दूसरा, फैमिली को 3 घंटे तक बॉडी को देखने तक नहीं दिया गया। तीसरा, पता था कि रेप एंड मर्डर हुआ है फिर भी अननेचुरल डेथ क्यों केस फाइल किया गया। चौथा, डॉक्टर संदीप घोष को हटाया नहीं गया बल्कि उनका ट्रांसफर कर दिया किसी और कॉलेज पे। उसके बाद में सीबीआई अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू करने ही वाली थी कि तभी पता चलता है कि जहाँ पर रेप एंड मर्डर हुआ है उसी के बगल वाले कमरे में रेनोवेशन का काम स्टार्ट हो गया है। तब वहाँ के एक स्टूडेंट ने उनसे पूछा कि आपके कॉलेज में इतना बड़ा कांड हुआ है, सीबीआई इन्वेस्टिगेट करने ही वाली है, आपको रेनोवेशन की इतनी जल्दी क्या पड़ी है? ये खबर आई ही थी कि सोशल मीडिया पे और भी बहुत सारी खबर फैलने लगी, जैसे कि यहाँ पर सेक्स एंड ड्रग्स रैकेट चलाया जाता है, पॉर्न शूट किया जाता है, लेकिन इन सब चीजों का कोई एविडेंस नहीं है तो मैं इस बारे में बात नहीं करूंगा। तो पब्लिक का ट्रस्ट तो सरकार से जा ही चुका था। फिर 14 अगस्त को उन लोगों ने डिसाइड किया कि वह एक साइलेंट प्रोटेस्ट स्टार्ट करेंगे और लोगों को ये दिखाएंगे कि लड़कियां भी पब्लिक प्लेस में हिस्सा ले सकती हैं। लोग सिर्फ रात को नहीं, हम लोग दिन में भी सुरक्षित नहीं है। दिन में भी हम लोगों के साथ इंसिडेंट होता है। हम लोग अपना सुरक्षा चाहते हैं, हम लोग अपनी लड़कियों का सुरक्षा चाहते हैं और कुछ नहीं चाहते। ये प्रोटेस्ट देश भर में चल ही रहा था कि आरजी कॉलेज के पास वाले प्रोटेस्ट ने एक भयानक रूप ले लिया। कई सारे अननोन लोगों ने आकर आरजी कॉलेज में तोड़फोड़ मचा दी, यहाँ तक कि हॉस्पिटल में जो इमरजेंसी बेड थे जहाँ पर पेशेंट थे उसे भी तोड़फोड़ कर दिया। ये
वॉयलेंस इतना ज्यादा बढ़ चुका था कि वहाँ पर मौजूद पुलिसकर्मी, डॉक्टर और स्टाफ सबको वहाँ से भागना पड़ा। कुछ प्रोटेस्टरों ने बताया कि ये लोग ट्रक में भरकर आए थे, लेकिन कहाँ से आए थे किसी को नहीं पता, ना ही कोई इन्हें जानता था, और यहाँ तक कि ये लोग लड़कियों के हॉस्टल में घुसने की भी कोशिश कर रहे थे। फिर रात के 2 बजे कोलकाता के पुलिस कमिश्नर गोयल वहाँ पर पहुँचते हैं और उन्होंने ये सारा दोष मीडिया के ऊपर डाल दिया। Malicious media campaign. Calcutta police has lost the trust of the people because of this. Whether it is a social media and this. बीजेपी के स्टेट सेक्रेटरी का कहना है कि ये लोग तृणमूल कांग्रेस के गुंडे थे, और ममता बनर्जी का ये कहना है कि ये लोग सीपीआईएम और बीजेपी के गुंडे थे। वैसे इन लोगों को आइडेंटिफाई करने की कोशिश की जा रही है, पर अभी तक इनका कोई पता नहीं चला है। ये लोग कौन थे, इनका क्या मकसद था, इस चीज के बारे में कोई कुछ नहीं जानता। कई लोगों का कहना ये है कि ये लोग वहाँ पर एविडेंस मिटाने के लिए आए थे। हॉस्पिटल में तोड़फोड़ तो बेशक हुई, लेकिन क्राइम सीन पर जहाँ पर रेप एंड मर्डर हुआ था वहाँ पर कोई भी तोड़फोड़ नहीं हुई है, और इस चीज को कोलकाता पुलिस ने क्लैरिफाई किया है। और इतना सब कुछ होने के बाद में ममता बनर्जी, जिन्हें ये सारी चीजों को संभालना चाहिए था, वो एक अनाउंस करती है कि 19 अगस्त को वो एक प्रोटेस्ट निकालेंगी। उनका प्रोटेस्ट निकालने का केवल एक ही मकसद है, वह चाहती है कि रेपिस्ट को कड़ी से कड़ी सजा हो, यानी कि फांसी। अब एक बात बताओ, तुम्हारे स्टेट में एक रेप एंड मर्डर हुआ है, प्रिंसिपल को हटाया नहीं गया, उसका ट्रांसफर कर दिया गया, सारी चीजें तुम्हारे हाथ में, लेकिन फिर भी तुम प्रोटेस्ट निकालने का दिखावा क्यों कर रही हो? रेपिस्ट को केवल फांसी की सजा दिलाना ही प्रोटेस्ट नहीं होता। ममता बनर्जी इस प्रोटेस्ट के दौरान सजा दिलाना चाहती है रेपिस्ट को फांसी की। सरकार आपकी, पुलिस आपकी, सब कुछ आपका, लेकिन फिर ये दिखावा किस चीज का हो रहा है? वैसे ये जो ममता बनर्जी की फांसी की डिमांड है, इसी तरह की बहुत सारी वीडियोस आपको सोशल मीडिया पे मिल जाएंगी, जो ये बोलते हैं कि रेपिस्ट की पनिशमेंट हाई नहीं है, इस वजह से हमारे देश में रेप के केस बढ़ते जा रहे हैं। नॉर्थ कोरिया, अफगानिस्तान, साउथ अरेबिया, इन सब देशों में बहुत ज्यादा ही स्ट्रिक्ट पनिशमेंट मिलती है रेपिस्ट को। अगर वैसी ही पनिशमेंट इंडिया में मिलने लगेगी तो रेप बहुत कम हो जाएंगे। ऐसा ही लगता है ना? गलत है। वैसे तो ये बहुत भद्दी स्टेटमेंट है, बट इंडिया में जो 97% केस दर्ज होते हैं रेप के, उसमें से विक्टिम क्रिमिनल को जानती है, क्योंकि रेप करने वाला कोई और नहीं, उसका फैमिली, फ्रेंड या फिर आस पड़ोस का आदमी ही होता है। अब आप मान लो कि रेप करने वाला फैमिली मेंबर है और रेपिस्ट की सजा फांसी है, तो आप सोचो उस लड़की के साथ क्या होगा। उस लड़की से कहा जाएगा कि मुंह बंद रख, शांत रह, घर का मामला है, घर में ही सॉल्व कर लेंगे। ये लड़का फांसी पे चढ़ जाएगा। किसी भी क्रिमिनल के माइंड में केवल 2 ही चीजें आती है, एक सजा क्या होगी, यानी कितनी स्ट्रिक्ट होगी, दूसरा कि क्या चांसेस है कि वो पकड़ा जाएगा। हमारे देश वालों को बस ये लगता है कि सजा कम है, इसलिए रेप के केस बढ़ते जा रहे हैं। हम दूसरी चीज को तो भूल ही जाते हैं, उसके बारे में तो हम बात तक नहीं करते। आपको क्या लगता है रेपिस्ट को पता नहीं है कि उसे सजा मिलेगी? उसे पता है कि सजा तो मिलेगी, लेकिन बात वहां तक जाएगी ही नहीं, उसे ये भी पता है। हमारे देश में जितने भी रेप होते हैं ना, उसमें से केवल 20% केस ही दर्ज होते हैं, बाकी के 80% तो दर्ज होते ही नहीं, क्योंकि वहाँ पे फैमिली मेंबर्स की बात आ जाती है। इसीलिए हमें पुलिस और कोर्ट में अपनी आवाज उठानी चाहिए। पेनल्टी बढ़ाना कोई सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि हैदराबाद में भी 2019 में एक केस हुआ था जिसमें रेप एंड मर्डर हुआ था। वहाँ पर विदिन 3 घंटे में पुलिस ने इनकाउंटर कर दिया था उनका। पुलिस ने 4 आरोपियों का इनकाउंटर किया। उसके बाद देश में इस तरह का जश्न मनाया जा रहा था, सबसे कहा जा रहा था देखो हमारा देश कितना बदल रहा है। तो क्या उसके बाद हमारे देश में रेप होना बंद हो गए? नहीं, क्योंकि ना तो पुलिस बदली, ना ही हमारा देश का कानून। ममता बनर्जी बस लोगों को बेवकूफ बना रही है प्रोटेस्ट निकाल के, जबकि उन्हें अपने स्टेट की पुलिसिंग को इम्प्रूव करना चाहिए।